Hello friends, welcome to EduTap. So as you already know that we are running a success story series on our EduTap channel, and today is one such successful story of Mr. Ashish. Hello Ashish, welcome to EduTap. हेलो सर। First of all, many congratulations, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका सिलेक्शन देख के। आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक बात रही सिलेक्शन की, तो सब मेहनत का फल मिला है ऐसा लग रहा है। और उसके आगे बस वही लोगों की सेवा करनी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वाकई में नाबार्ड इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन और उसमें क्रैक करना, दैट टू विद सच शॉर्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज। आई थिंक आप छत्तीसगढ़ से इकलौते कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। सो यस यू कुड सर। बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द एंटायर स्टेट। Yes, sir. I just visited NABARD office today, and one senior from the office was telling me regarding that people don't come NABARD from Chhattisgarh. You are the first student. You are very good student. I think you will be doing a good job in NABARD, like something like. ओके, नाइस। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब आपकी सक्सेस देख के। तो आशीष, हम अपने इंटरव्यू का थोड़ा सा आपको लेआउट बता देते हैं किस वे में हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट Yes. हम थोड़ा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, देन विल टॉक अबाउट आप कैसे नाबार्ड के अक्रॉस आए दिस एग्जामिनेशन की। बिकॉज आपने जब हमारी बात हुई थी तो आपने मेंशन किया था आप एक सीरियस सिविल सर्विस एस्पिरेंट ऑल्सो हैं। सो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड हम फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी पे मूव कर जाएंगे, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। सो Yes, प्लीज sir. अगर आप अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में मेंशन कर दें तो प्लीज। So I have studied my primary education in my city itself from Hindi medium, ओके। and I have studied my graduation from D.Y. Patil Institute of Engineering, Akodi, Pune, in electronics and telecommunication. And after that, I'm currently pursuing my MA in rural development, and from IGNU, and I am a full-time civil service aspirant. सो आशीष, अभी आपने मेंशन किया कि यू आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड। सो जस्ट एक क्यूरियस है मैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है ना, दे विल बी लुकिंग एट ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि यार मैं, उनके एक मन में थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि सर आई एम फ्रॉम हिंदी Yes, बैकग्राउंड, sir. इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीटली इंग्लिश है। सो उसके बारे में उन स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? सर, जब मैंने ही पढ़ना चालू किया था, तो स्टार्टिंग में ऐसे 12th तक हमने दैट न्यूक्लियर और एटम नहीं पढ़ा। हमने अणु परमाणु पढ़ा है। हाँ जी। दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम सच अ स्मॉल प्लेस टू एडजस्ट इन cities like Pune. And I have done my engineering in Pune itself. So मैंने क्या किया कि मैंने पहले चीजों को समझना चालू किया, और जैसे आप चीजों को समझना चालू करते हो तो धीरे धीरे वो ट्रांसलेशन खुद ब खुद आने लगता है। और इंग्लिश में मुझे हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, भले ही मैं हिंदी बैकग्राउंड से था, लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश में हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे। तो इसलिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ना बोल के हम इसे टेक्निकल नॉलेज बोलेंगे। और जहां तक बात रही नाबार्ड की इंग्लिश को क्रैक करने की, तो मैंने इससे पहले सेबी दिया था। तो सेबी में मुझे इंग्लिश में बिलो एवरेज मार्क्स पड़े थे, लेकिन फिर मैंने क्लासेस की मदद से, एजुटेक हो गया, क्लैरिटी हो गया, इनकी मदद से अच्छा खासा अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया था। सो अगर हम ये कहें कि रेदर देन अ सोर्स, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस सर। एंड देन यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। रेदर आपकी इंग्लिश है, इट डजेंट मैटर, अगर आप में यू कैन गेन द टेक्निकल नॉलेज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिल्कुल। नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस, एंड डेफिनेटली आपके सामने दोस्तों, आपके सामने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। एंड कोई मन में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेके कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है, मेरा एजुकेशनल, बिकॉज इट्स अ जर्नलिस्ट प्रोफाइल। यहाँ पे यस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेंशन किया आप बीटेक हैं, बीटेक इंजीनियर हैं, एंड नाबार्ड इज टोटली एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो आपका एग्रीकल्चर से भी कोई बैकग्राउंड नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेशन ऑलमोस्ट इंग्लिश है। सो उसमें यस आपने सर। बोला, सो गाइज आप देख सकते हैं कि आशीष ने कितने ज्यादा हर्डल्स को ओवरकम करके इस एग्जाम को क्रैक किया, और उनने, आप जानते हैं अभी हमने मेंशन किया कि छत्तीसगढ़ से इकलौते कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ मोटिवेशन फॉर यू। सो कितना कुछ सीखने को है। सो सीखने के लिए आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द स्ट्रेटेजी पार्ट। सो फेज 1 से स्टार्ट करते हैं आशीष।
यस सर। सो फेज 1 बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, डिसीजन मेकिंग है, क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, देन यस सर। जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी। सो एक तो एक जो पैटर्न चेंज हुआ है उससे कुछ ना कुछ सिंप्लिसिटी तो आई है सिलेबस में कि हाँ ठीक है, एक पार्ट मेरिट सेक्शन है, एक पार्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है। यस तो सर। पहले हम क्वालिफाइंग के बारे में बात करते हैं, स्टार्टिंग विद द टफेस्ट वन क्योंकि न्यूली एडेड टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, सर डिसीजन मेकिंग कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। 10 क्वेश्चन है, सेक्शनल कट ऑफ भी बहुत लो है, बट स्टिल नया सब्जेक्ट है, कैसे टैकल किया आपने इसको? सर अगर ऑनेस्टली पूछेंगे तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके। तो अगर डिसीजन मेकिंग पढ़ी नहीं जाती, की जाती है, हाँ। तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया जाए, मैंने 10 में से 8 क्वेश्चन किए थे, और प्रोबेबली 4 या 5 क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि मैंने सही से किए। और कट ऑफ यहाँ पे डिप्रीवेशन वाला कट ऑफ है। डिप्रीवेशन मीन्स इंडिविजुअल वेरी करता है कि लोगों ने कैसा सही किया है, क्वालिफाइंग में भी, जबकि आरबीआई में ऐसा नहीं है। हाँ। हाँ, तो फिर अगर लोग अच्छा कर रहे हैं, पेपर हार्ड आया है, पेपर इजी आया है, तो कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, 3 या 4 मार्क। अगर लोग बहुत गंदा कर रहे हैं, पेपर गंदा आया, तो कट ऑफ 0.25 भी जा सकता है 10 में से। तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर सोर्सेज हैं तो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारी, जहां आप लास्ट में अपनी प्रिपरेशन को होल्ड ऑन करेंगे, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि डिसीजन मेकिंग के लिए छोटी छोटी पीडीएफ, अभी एजुटैब की भी कुछ पीडीएफ्स हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी पीडीएफ बहुत सारी आएंगी जो आपको पढ़ने के लिए आगे हेल्प करेंगे। ओके। सो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि डिसीजन मेकिंग पढ़ने के से ज्यादा एक एप्लीकेशन है। यस तो सर। अगर वो एप्लीकेशन भी आप समझ जाए तो यू कैन इजीली मेक इट थ्रू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। बट यस कहीं ना कहीं आई कैन से कि थोड़ा सा फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए मे बी दे इंट्रोड्यूस सम टेक्निकल कांसेप्ट्स, और थोड़ा सा जैसे अभी आशीष ने बोला कि पीडीएफ्स होंगी, यू नीड टू रीड देम। यस सर। सो कमिंग टू अदर नॉन क्वालिफाइंग सेक्शंस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स, या वन मोर कंप्यूटर, या यस आप सर। आपकी इनके रिगार्डिंग कोई स्ट्रेटजी? सर कंप्यूटर के लिए तो आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सो कोई आई जरूरत नहीं डोंट हैव टू स्टडी है। दिस। फिर भी लोग पूछते थे, मतलब बीए वाले भी अगर पूछते थे, तो देयर इज वन पीडीएफ ऑफ बैंकर्स अड्डा एंड अफेयर्स क्लाउड, सो यू कैन रेफर दैट। एंड शायद आप लोगों के कोर्स में भी है कंप्यूटर के लिए अलग से। और प्लस मैराथन सेशंस होते हैं कंप्यूटर के, या नॉर्मल बेसिक कैसे समझना है, तो वो भी रेफर कर सकते हैं। ओके। एंड क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए? क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए एजुटेप सर जो है मैराथन सेशन लेते हैं लास्ट में, विष्णु सर है शायद, तो वो मैराथन सेशन लेते हैं 2-2 घंटे के। अभी वहां पे 20 में से 2 मार्क्स लाने, तो उसके लिए आप अगर आर एस अग्रवाल और पूरे दुनिया भर के कोर्सेज लेके बैठ गए, तो बाकी कब करोगे। बिल्कुल 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 सही है। सो गाइस, क्वालिफाइंग सेक्शन इज ऑल अबाउट कि हाउ स्मार्टली यू परफॉर्म इट, एंड यू नीड टू फोकस मोर ऑन द मेरिट सेक्शन, जिसके बेसिस पे आपका फेज 2 में सिलेक्शन होना है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द मेरिट सेक्शन इन डिटेल विद आशीष। सो आशीष, कमिंग फर्स्ट टू द जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट करंट अफेयर्स, स्टूडेंट्स हमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर मुझे कितने मंथ्स का जनरल अवेयरनेस एटलीस्ट प्रिपेयर करना चाहिए। बेसिकली अगर हम इसको ब्रेक करें, क्वेश्चन को ब्रेक या कंपाइल करें, कि सर कितने मंथ्स का करंट अफेयर मेरे को करना चाहिए फ्रॉम फेज 1 पॉइंट ऑफ व्यू? उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी है। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, मतलब जो नॉर्मली चलते रहते हैं, तो वो आपको 6 महीने के करने चाहिए। अब उसको भी आप 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। कि पहला चीज, जो ऐसे रैंडम करंट अफेयर्स है जो जल्दी याद नहीं होते, डेज वाले हो गए, तो डेज वाले क्वेश्चन आप कभी भी उठा के देखेंगे, वो 2 महीने, पिछले 2 महीने के डेट से पूछता है, 2 या 3 महीने, उससे ज्यादा कभी पूछता नहीं। जो भी रैंडम करंट अफेयर्स हैं, उनको आप 2 या 3 महीने कीजिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं, तो 4 या 4+ मंथ्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 80% करंट अफेयर 4 मंथ्स के अंदर से आ जाएगा। अब 20% वो पैरेटो एनालिसिस वाला हो गया, 80-20 का रूल। तो 80% पे फोकस कीजिए, 20%। ओके।
सो परेटो एनालिसिस मतलब डिसीजन मेकिंग आपने अच्छे से पढ़ा था। कॉलेज में पढ़ा था सर, अचानक से याद आ गया। ओके, नहीं इस बार परेटो एनालिसिस में क्वेश्चन भी था, इफ आई एम करेक्ट। नो सर, आई डोंट रिमेम्बर दैट, नहीं वो बहुत था। पढ़ लिया अभी रिसेंटली में। ठीक है, कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, करंट अफेयर्स। सो जीए आपने बता दिया, करंट अफेयर्स इन टोटलिटी आपने बता दिया, बट जीए का तो कवर हो गया, ठीक है, वो करंट अफेयर से हमारा कवर हो जाता है, आपके काफी इलेबोरेटली बताया, बट कमिंग टू ईएसआई एंड एआरडी। यस सर। ईएसआई में एक मेजर पोर्शन का होता है गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, हाउ यू कवर दीज सेक्शंस? सो पहले तो करंट अफेयर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर के इधर उधर ही मूव करते हैं। तो अफेयर्स क्लाउड को आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुटैप की किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या एजुटैप की जो मैगजीन है उससे ये उससे कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो वो कैसे रहेगा कि अफेयर्स क्लाउड में आपने एकदम बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी, लेकिन जब आप एजुटैप वाली मैगजीन उठाओगे वो थोड़ी बल्कि है, बल्कि इन द सेंस थोड़ा सा नॉलेज मांगती है और एज अ बिगिनर के हिसाब से डिजाइन की गई। तो उसमें आपको एक इलेबोरेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपको ना प्री में प्लस मेंस में दोनों में काम आएगी। ओके, और स्कीम्स के लिए मैंने एजुटैप का वो स्कीम्स टैप वाला जो ये था ये किया। और उसके बाद एक शेयर्ड लर्निंग करके चैनल था, वो अभी बंद हो गया है शायद, तो उनका कुछ स्कीम का डॉक्यूमेंट था। तो उसमें मैंने साइड साइड में उन्होंने स्कीम की लिस्ट दी थी और प्लस प्रैक्टिस भी ले ली थी। तो वो साइड साइड में वो कर लिया, तो डबल सोर्सेज इधर से हो गए। और स्कीम्स बहुत मेजर पार्ट है, तो स्कीम आपको जितने सोर्सेज से हो सके उतने ज्यादा सोर्सेज से पढ़ना है। स्कीम के रिगार्डिंग आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि एआरडी भी अगर आप देखोगे तो एआरडी का 50% पार्ट स्कीम, बिल्कुल। इसलिए और आपने क्या और क्या? नहीं अभी तो हम खाली स्कीम्स की बात, रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स की बात कर रहे थे। सो ओके, स्कीम्स तो आपने बता दिया, लेकिन रिपोर्ट्स नाबार्ड में ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पूछते, बट स्टिल काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एंड रिपोर्ट्स आपकी करंट अफेयर से हो जाएगी, ओके, अफेयर्स क्लाउड से हो जाएगी। प्लस ये जो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप एजुटैप की मैगजीन उठाइए, नहीं तो इंटरनेट से थोड़ा डिटेल में। ओके, सो बेसिकली मतलब अगर आप बिगिनर है तो आप एडुटैप पे कंप्लीटली रिलाई कर सकते यस। हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट ईएसआई। आपने एआरडी में भी बताया कि स्कीम्स प्ले अ मेजर रोल, बट एआरडी में एक पोर्शन इज स्टैटिक, एंड स्टूडेंट्स हमेशा ये कंफ्यूज रहते हैं कि यार आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और ये जो सब्जेक्ट है दिस रिक्वायर्स एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन, क्योंकि सिलेबस भी अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो फार्म इक्विपमेंट्स एंड सो मच ऑफ द थिंग्स जो सिलेबस में मेंशन है, तो पहली सिलेबस देख के डर जाते हैं। यस सर। सो उसके रिगार्डिंग आपको क्या कहना है? सर एआरडी पहले का वैसा था जैसे आप बता रहे हो, क्योंकि मेंस में भी एआरडी का उतना ही मेजर कंपोनेंट था। लेकिन जब से इन्होंने मेंस डिस्क्रिप्टिव किया है तब से जो कोर एआरडी है उसका रोल बहुत कम हो गया है। अभी लास्ट ईयर वो क्रॉस ब्रीडिंग वाला क्वेश्चन आया था, वो कोर एआरडी का था, किसी को नहीं आया, 99.9% लोगों को नहीं आया। मैंने भी वहां पे जस्ट जार्गन डाला है, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी मुझे नॉलेज आती थी ओके, उसमें से। तो 50 मार्क जो है आपका एआरडी, तो उसको अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो पहला एग्रीकल्चर, दूसरा रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट साइड में कर दीजिए, वो आपका करंट और स्कीम से होगा। एग्रीकल्चर 25 मार्क्स, 25 मार्क्स में से हाफ तो आपकी स्कीम्स ले लेगी, 12.5 12.5। आपको कट ऑफ कितना लगता है ये आपको देखना है। कट ऑफ लगता है 60 मार्क्स के है, ठीक है। अब 12.5 मार्क्स के लिए अगर आप 500 पेजेस के ये नोट्स पढ़ रहे हो, वो कौन सी बुक है, सुंडा, दैट दैट वन विच आई फियर्ड ऑफ। तो ओके, वो अगर पढ़ रहे हो तो फिर ये बाकी कब करोगे? बाकी बिल्कुल, होना तो मुश्किल है। तो पहले एनालाइज करना है, स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना है, उसके बाद फिर पढ़ाई करनी है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखना जरूरी है। जैसे ये एग्रीकल्चर के लिए नॉर्मल नॉर्मल जो सिलेबस पॉइंट्स है उसके लिए छोटी छोटी समरी शीट्स उठाई कोई भी इंस्टीट्यूट की और तुरंत पढ़ ली, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ओके। सो आई थिंक आपने फेज वन का ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स पे काफी अच्छे से आंसर किया, बी इट मेरिट सेक्शन, बी इट द क्वालिफाइंग सेक्शन, एंड एआरडी ईएसआई काफी इलेबोरेटली आपने एक्सप्लेन किया। कमिंग टू फेज टू,
Yes, sir. फेज 2 में बिगेस्ट फियर पॉइंट ऑफ एवरी स्टूडेंट राइट नाउ इज डिस्क्रिप्टिव. Sorry, sir. I want to add one thing. या प्लीज. Actually, phase 1 में मॉक्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ओके. फेज 1 में जैसे आप करंट अफेयर कर रहे हो, तो आपको टॉपिक वाइज मॉक्स प्रिपेयर होने चाहिए. क्लैरिटी हो गया, एजुटैब हो गया, तो दोनों के मॉक्स बहुत अच्छे हैं. कोई भी मॉक्स लीजिए. एजुटैब का तो आप लोगों का तो शायद से कोर्स ये फ्री का ये आता है. फ्री में आप लोग टेस्ट सीरीज देते हो. तो वो भी बहुत अच्छे थे. तो मंथ वाइज जैसे मैंने आज मार्च का करंट अफेयर पढ़ा, मार्च का, फिर आप टेस्ट सॉल्व कीजिए. और ये टेस्ट का बेनिफिट ये रहेगा कि आपके दिमाग में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन छूट गई है वो एडअप होगी और आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो. या डेफिनेटली. हाँ, और अगर नहीं मतलब और डिटेल में है, तो फिर उसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन उठाइए, एजुटैब की मैगजीन उठाइए, उसके बाद उसको उससे कॉम्प्लीमेंट कीजिए और फिर उसके बाद आगे पढ़ाई कीजिए. ओके. सो बहुत ही अच्छा सजेशन है आशीष का गाइस. नाबार्ड की प्रिपरेशन है, सीरियस लेवल कंपटीशन है, सो अपना कितने पानी में अपने को चेक जरूर करना है. जी. सो नाउ कमिंग टू फेज 2. सो एज अभी मैंने मेंशन किया था कि फेज 2 में जो अभी सब बिगेस्ट फियर है किसी भी नाबार्ड एस्पिरेंट का, वो है सर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कैसे, सॉरी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, बीट द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ऑफ आवर कोर सब्जेक्ट व्हिच इज ईएसआई एंड एआरडी. डिस्क्रिप्टिव कैसे करें? तो चलिए पहले डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आपने मेंशन किया था कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक सेबी के बाद एक सेटबैक आया था कि उसमें कम मार्क्स थे. सो उस यस सर. चीज को कैसे ओवरकम किया डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश? पहले तो डिस्क्रिप्टिव की जो प्रैक्टिस करेंगे, तो वो कभी भी पेन पेपर पे नहीं कर. डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस आपकी हमेशा कीबोर्ड लैपटॉप में होनी चाहिए. अभी मुझे जो एग्जाम में कीबोर्ड मिला था, मतलब मैं पहले लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रहा था, एग्जाम में जो कीबोर्ड मिला था वो इतना घटिया कीबोर्ड था कि उसकी की भी प्रेस नहीं हो रही थी ठीक से. तो ये सब सिचुएशन के लिए हमेशा मेंटली रेडी रहना है. तो सबसे अच्छा होता है कि वो 200 रुपए वाला एक कीबोर्ड आता है खराब सा, उसको खरीदिए और उसमें प्रैक्टिस करिए और प्रॉपर प्रैक्टिस करिए. और जहां तक बात रही डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, तो मैंने ये क्लैरिटी के ये टेस्ट लिए थे और उसके बाद उन्हीं के मॉक्स दे दे के वो सर हैं अपने क्लैरिटी वाले, तो उनकी इंग्लिश की मतलब अप्रोच बहुत अच्छा है इस मामले में. और प्लस मैंने खुद के नोट्स निकाले जो बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए हो गया, तो अच्छे खासे मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है. पिछले में पिछले जो ऐसे था, ऐसे या प्रिसाइज राइटिंग हो गया, तो उसमें मुझे क्या गलती हुई है, तो ये सब चीजें मैंने एक अलग से नोटबुक, डेडिकेटेड नोटबुक बनाई थी. क्योंकि सेबी में जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे बिलो एवरेज मार्क्स आए थे और उसी वजह से मेरा क्लियर भी नहीं हुआ था. तो इस वजह से मैंने फिर वापस से मेहनत करनी चालू की. और दूसरा, इंटरफेस देखना बहुत जरूरी है. जो एग्जाम का इंटरफेस होता है वो बहुत गंदा होता है. उसमें पूरे वर्ड्स नहीं दिखते और साइड में आपको देखने के लिए नीचे जाना पड़ता है. गलती से इंटर दबा दिया तो कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है. तो उसके लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है. कोई भी इंस्टीट्यूट से करिए, एजुटैब से करिए, मॉक की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. ओके. सो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपने क्या कहते हैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया. सो कमिंग बैक टू द कोर सब्जेक्ट्स अपने. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एक और ऐड करता हूँ या कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं. जैसे हम क्या करते हैं कि वी टेंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. So rather than forming complex sentences, we have to focus on forming simple sentence. Simple sentence मतलब कि that और which का यूज कम कीजिए. that और which के जगह फुल स्टॉप लगाइए, it is करिए, that is करिए. तो ये सिंपल छोटे छोटे हैक्स हैं, तो जो आपको पता चलेंगे, मॉक टेस्ट देंगे और उसमें फीडबैक मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा अपन को ये ठीक करना है, वो ठीक करना है. ओके. सो अगर समराइज करें तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आपको एक मॉक्स देना बहुत जरूरी है, रियल यस सर. इंटरफेस पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. यस सर. और उसके लिए आपने कीबोर्ड भी सजेस्ट किया, क्योंकि वहां पे इंटरफेस इन द रियल एग्जाम यू नेवर नो, इंटरफेस का इशू रहता ही है. एंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी हैव सीन दैट द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैव मेंशन्ड दिस कि भैया वहां पे जो कीबोर्ड होता है उसका इशू हो सकता है, समटाइम्स माउस का, क्योंकि माउस तो देखिए अलाउ नहीं होता, बट हाँ स्टिल कीबोर्ड का इशू हो जाता है. तो पैनिक भी नहीं करना, यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट.
सो Yes, वो sir. चीज भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट की, यार सर मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा, हाउ, वो पैनिक जो है ना वो फिर उनके आंसर शीट में आ जाता है। Yes, sir. तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, रियल लाइफ इंटरफेस से, मतलब रियल एग्जाम से पहले रियल लाइफ इंटरफेस पे बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, जितने मॉक्स दे सकते हैं दीजिए। Yes, sir. सो कमिंग टू ईएसआई एंड एआरडी पेपर, सो 6 क्वेश्चन थे, 4 अटेम्प्ट करने थे, उनमें से भी एक एक कंपलसरी था, वहां ऑप्शन था ही नहीं, अटेम्प्ट करना ही करना है। उसमें से भी क्रॉस ब्रीडिंग था कंपलसरी वाला। वो आपने अभी मेंशन किया कि उसमें बस, ठीक है उसके बारे में बात करेंगे, बट स्टिल मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जनरल स्टूडेंट की जो क्वेरी है मैं उसके बिहाफ पे पूछता हूँ कि सबसे पहले तो स्टूडेंट की ये क्वेरी होती है कि सर ठीक है टॉपिक सुना हुआ है, पता भी है कंटेंट, लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं आता डिस्क्रिप्टिव में, कि उसको प्रेजेंट किस वे में करें। सो वाज Yes. देयर एनी पर्टिकुलर लेआउट, एक कोई फ्रेमवर्क जो आपने फॉलो किया हो कि डिस्क्रिप्टिव में ठीक है यार मैं, क्योंकि जनरली ये कहा जाता है, आपका तो यूपीएससी बैकग्राउंड है, सो Yes, यूपीएससी sir. में बेसिक चीज जरूर सिखाई जाती है कि यू नीड टू गिव एन इंट्रो, देन एक बॉडी, और एक लास्ट में कंक्लूजन। Conclusion. सो व्हाट वाज योर अप्रोच रिगार्डिंग दैट? सो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए, डिस्क्रिप्टिव ईएसआई के लिए बेसिकली, तो ईएसआई और एआरडी अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्टिव वाला, तो डेट इज ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज एआरडी से उन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड ईएसआई के क्वेश्चन पूछे थे। एग्रीकल्चर का कोर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, बाकी 3 क्वेश्चन एकदम जनरल थे। अगर आप जनरल कहीं पे रीडिंग भी कर रहे हो अच्छे से, तो भी आप लिख सकते हो। बट प्रॉब्लम यही होती है कि अपने को फ्रेमवर्क नहीं पता होता। तो फ्रेमवर्क के लिए जैसे आपने बोला कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, तो इंट्रो में सबसे पहले अपने को कुछ डेटा डालना होता है। जैसे एमएसपी वाला क्वेश्चन आया था, तो एमएसपी का डेफिनेशन डाल दो, एमएसपी के लिए कुछ डेटा डाल दो, और उसका कुछ बैकग्राउंड दे दो, या करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं एमएसपी के लिए, तो वो दे सकते हैं। और दूसरी बात, फिर बॉडी में जो क्वेश्चन की डिमांड है वो आंसर करना होता है। तो बॉडी में आप कितने भी, पहले सबसे पहले आर्ग्यूमेंट लिखना है, आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद रीजन लिखना है। अब आर्ग्यूमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि वो एग्जामिनर को अपील करे, और रीजन उसको सपोर्ट करे। सपोर्ट करें। यस। और उसके बाद ज्यादातर तो इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले। तो नेक्स्ट ईयर के जो एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके लिए सबसे पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज करना बहुत जरूरी है। हर चीज का आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज अब पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। जो भी टॉपिक्स आएंगे। और मैंने क्या किया था कि शेयर्ड लर्निंग का कुछ टॉपिक्स थे पीडीएफ के, कुछ क्लैरिटी के पीडीएफ के, सर ने कुछ सेशन लिए थे, कुछ एजुटैप के सेशन थे। तो मैंने सबके क्वेश्चंस देखे, उसके बाद उस क्वेश्चंस को खुद से कंप्यूटर में टाइप किया। ओके। टाइप किया और वही पीडीएफ को मैंने लास्ट में यूज किया। वो मैं शेयर कर दूंगा बाद में, एक लिंक बना के, आप लोगों को कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। ओके। सर बोलेंगे तो मैं एक चैनल भी बना के श्योर। सेंड कर दूंगा। ओके। सो सबसे पहले यही पॉइंट है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो, आप लोगों को रिपोर्ट्स का यूज करना है। जैसे एनपीए के लिए हो गया, तो मुझे अभी तक याद है, मैंने मेंस में भी किया था, यूपीएससी के मेंस में, और नाबार्ड के मेंस में भी किया था। मतलब यूपीएससी के मेंस में मैंने ऐसे किया था कि एसबीआई का इकोरैप रिपोर्ट, तो दैट इज सेइंग कि एनपीए will going to touch 13 point something, and it is going down in the future, it will go down in the future, ऐसे था। तो मैंने इंट्रो ऐसे किया। उसके बाद फिर जो नाबार्ड में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें एक्सटेंसिवली मैंने कमिटीज का यूज किया, इकोनॉमिक सर्वे का यूज किया, और नीति आयोग की रिपोर्ट का यूज किया, दैट इज स्ट्रेटेजी फॉर 75। सो उसमें एग्रीकल्चर का चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लेना है, सर्वे में एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ लेना है। आरबीआई के लिए जो भी पढ़ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को वो पहले कर लेना है। उसके बाद फिर कुछ देखना है कि बाद में अपन को क्या करना है। और कंक्लूजन में जस्ट वही थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच दीजिए, पॉजिटिव लगना चाहिए। यूपीएससी में जो हमको सिखाया है, सिखाया हमने जाता बस वही इम्प्लीमेंट कर दिया। है। ओके। सो अगर मैं समराइज करूं तो जितना ज्यादा आप डाटा जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, इफ यू कैन सब्सटेंशिएट विद सम डाटा, यस जितना मतलब एक इस चीज को हम अपने यहाँ फॉडर बोलते हैं, फॉडर मटेरियल, जो आंसर में आप फीड कर सके यस टू यस मेक योर आंसर लुक स्टैंड आउट फ्रॉम दी अदर्स। सो जितना ये आप करेंगे उतना ही देयर इज अ चांसेस दैट यू विल गेट बेटर मार्क्स।
यस, और एक था कि देयर इज सम यूनिवर्सल कीवर्ड्स कोई भी आंसर लिखने के लिए। ओके। जैसे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स, मतलब किसी भी चीज की प्रॉब्लम्स बतानी है आपको, तो पॉलिसी में प्रॉब्लम है, फिर 3F है, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज। तो ये यूनिवर्सल कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स आपके आंसर में पहले पहले तो स्पेसिफिक लिखना है। उसके बाद कैसा रहता है कि 600 वर्ड्स आपको कंप्लीट करने के लिए मुश्किल होगा हम्म। उसमें। और हाँ, 600 वर्ड्स कंप्लीट करने से पहले आप लोगों को क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना है। मैं अभी इसी इसी क्वेश्चन पे आने वाला था। जी। बट हाँ, कि मतलब हाँ, क्वेश्चन यही था मेरा कि आपने जैसे क्वेश्चंस देखे हैं तो 400 वर्ड्स एंड 600 वर्ड्स डिमांड है। सो किस चीज पे फोकस रखें, क्वालिटी या फिर क्वालिटी पे सर। क्वालिटी पे? थोड़ा और डिटेल में आप अगर बताएं, क्योंकि आप शेयर कर रहे थे अभी हमारे साथ। यस सर। हम्म। तो क्वालिटी इन द सेंस, एक नाबार्ड का एक ग्रुप है, तो उसमें एक लड़का था। तो उसने बोला कि उसने 250-300 कुछ किए हैं, मेंस क्लियर हो गया है, और इंटरव्यू है उसका। तो मैंने फिर सोचा कि मैं ही 400 करके आया हूँ, तो मैं क्यों इतना डर रहा हूँ, मेरे भी अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो फिर वो बंदा इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो गया। ओके। आज मेरे साथ था मेडिकल के लिए। ओके। यस। सो मैंने उसका मैसेज पढ़ा था बाद में, मैंने उसको बोला नहीं कि मैंने मुझे याद है तुम्हारा मैसेज। और ऐसे भी लोग हैं जो 600 वर्ड लिख के आते हैं, टाइपिंग स्पीड फास्ट होती है। टीसीएस में जॉब करने वाले, इन्फोसिस में जॉब करने वाले, तो उनकी टाइपिंग स्पीड काफी अच्छी होती है। तो वो 600 वर्ड आराम से लिख के आते हैं। लेकिन उसके चक्कर में जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और एग्जामिनर से जो कनेक्ट चला जाता है, तो वो आप कंपनसेट नहीं कर सकते। सो अगर हम एक स्टैंडर्ड बार बनाए कि जस्ट जस्ट एक, कि कोई भी स्टूडेंट पूछेगा कि सर देखिए मुझे ना 600 समझ में आ रहा है ना मुझे 250 समझ में आ रहा, एक एक रफ रेंज अगर हम डिसाइड करें कि सर आउट ऑफ 400 अगर मैं क्वालिटी पे फोकस करूं, बिकॉज एक मिनिमम तो कुछ लिखना ही पड़ता है ना। सो अगर आप मतलब यस आउट सर। ऑफ 400 आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट को, कि वो 250 से 300 या फिर 300 से 350? नो सर, छोट जो स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं हाँ। वो 400 के होंगे, लेकिन जो लार्ज क्वेश्चन होंगे 15 मार्क के, हम्म। तो उसमें 600 भी देता है। हाँ नहीं वो तो है, लेकिन एक, 600 इम्पॉसिबल है टाइप करना। हाँ तो वही मेरा है कि एक सेफ रेंज जस्ट फॉर प्रिकॉशन, कि अगर हम एक सेफ रेंज क्या मान के चले कि अगर मेरा 400 लिखा है मैंने अच्छी क्वालिटी से, सो डेफिनेटली कि मतलब मैं। मैं अपना बताता हूँ, मैंने हाँ। 600 वाले में 400 किया था, और 400 वाले में 350 अराउंड किया था, क्योंकि 350। उसमें टच हो जाता है। बेसिकली आपको पूरे क्वेश्चन की डिमांड आंसर करनी है। ओके। मैंने तो क्रॉस ब्रीडिंग वाले क्वेश्चन में भी 400 टच कर दिया था, ओके। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखते लिखते। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है जनरली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में स्टूडेंट्स का, कि देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज में तो ठीक है, यू नीड टू मेंशन इट इन पॉइंट्स, बट यस। कई बार क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी होती है कि इट रिक्वायर पैसेज। सो व्हाट्स योर टेक, कि जैसे सपोज देयर इज अ क्वेश्चन कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रॉस बिडिंग, सपोज अगर यही लैंग्वेज होती, एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो क्या आप इसको पॉइंट फॉर्म में लेके जाते हैं या पैसेजेस के फॉर्म में? वो क्वेश्चन की डिमांड पे ही डिपेंड करता है। हम्म। अगर आपको कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज बोला है तो आपको पॉइंट्स में लिखना है। हम्म। अगर आपको शॉर्ट नोट ऐसा कुछ बोला है और शॉर्ट नोट बोला होगा, तो वो 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स का शॉर्ट नोट होगा, तो उसको आपको पैरा में ही लिखना है। 100 वर्ड्स से ऊपर, एक पैरा से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज, जितना ज्यादा से ज्यादा हो, पैरा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स में एग्जामिनर को समझ में आता है जो भी पढ़ रहा है उसको, और उसके लिए इजी होता है। जब उसके लिए इजी होगा तो ऑलमोस्ट 1-2 मार्क ज्यादा दे। ओके। सो बेसिकली या तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, नहीं तो आपका टेक ये है कि पॉइंट्स का ज्यादा यूज करें, बिकॉज एग्जामिनर को हाईलाइट हो जाता है कि ठीक है दिस इज द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ही हैज मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस सर। ठीक है। देन कमिंग बैक टू द मॉक्स, कि आपने, बिकॉज यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सो आपने क्या इससे पहले कोई मॉक्स की रिलेवेंस, बेसिकली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फेज 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए मॉक्स की क्या रिलेवेंस है? मॉक्स की रिलेवेंस, मुझे नहीं लगता है जिनका यूपीएससी बैकग्राउंड है उनको एज सच कोई एक्स्ट्रा मॉक्स लगाने की जरूरत है। अगर 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं, 1-2 बार मेंस दी है, तो फिर इतना आइडिया तो आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो स्पेसिफिकली नाबार्ड में आना चाहते हैं, या फिर जो एफसीआई वगैरह एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उनको मॉक्स देने चाहिए। मैंने एज सच कोई कोचिंग इसके लिए ज्वाइन नहीं की थी कि मुझे मॉक्स वगैरह देने हैं। मैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए टेस्ट ज्वाइन किए, फेज 1 के लिए टेस्ट किए, फेज 2 के
ऑब्जेक्टिव के लिए टेस्ट किए, बाकी ऐसा सच कोई मॉक वगैरह नहीं दिया था। ओके। लेकिन प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस मैंने जैसे आपको बताया कि एजुटैप, क्लैरिटी और अपना ये शेयर लर्निंग के इनके नोट्स, इनके क्वेश्चंस थे। तो मैंने रोज वही क्वेश्चंस को डाल डाल के, मतलब लैपटॉप में पहले कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद उसका आंसर अपने हिसाब से लिखा, फिर आप लोगों ने जो आंसर्स दिए थे प्लस जो आंसर्स वीडियो में डिस्कस किए गए थे वो लिखे, और उसके बाद फिर लास्ट में एक होल कंपोनेंट का रिवीजन के लिए 2-4 पेजेस की शीट बनाई। जैसे मैंने आपको ये फ्रेमवर्क्स बताए कि 3F वाला फ्रेमवर्क, प्रॉब्लमेटिक, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज। और एग्रीकल्चर में ऐसे प्रॉब्लम रहेगी तो मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो ये सब कीवर्ड्स आपके आंसर में आने ही चाहिए। ओके। ये आपके आंसर का कोर फॉर्म करेंगे, तभी एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बंदा पढ़ा हुआ है। ओके, ठीक है। सो आई थिंक डिस्क्रिप्टिव का तो हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके। अगेन एक और पेन पॉइंट है फेज 2 में जो बच्चे जनरली पूछते हैं कि सर कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स फेज 2, क्योंकि फेज 1 में आपने सजेस्ट किया 6 एंड दैट टू 4 मंथ्स को, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। यस सर। कमिंग टू दिस फेज 2 डिस्क्रिप्टिव, इसमें करंट अफेयर्स की कितना? फेज 2 में आपने 6 मंथ का ऑलरेडी कर रखा है फेज 1 का, ठीक है। और वो जो फेज 1 का आपने किया है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि वो आपने फेज 2 को ध्यान में रखते हुए किया है। और फेज 1 का जब करंट अफेयर किया होगा तो लास्ट में समरी शीट उसकी बनाना बहुत जरूरी है। जो भी है, मतलब छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखिए, याद रहने के लिए मेमोराइज कीजिए, खाते वक्त पढ़िए, सोते वक्त पढ़िए, पूरा दिन पढ़िए, लेकिन याद होना चाहिए। याद टेस्ट होना दीजिए, तो वो आपको फेज 2 का थोड़ा बहुत कंपोनेंट हो जाता है। अब फेज 2 में इस बार 2 मंथ का गैप था, वरना 1.5 मंथ का गैप था। तो आपको 2 मंथ का करंट अफेयर पाइल अप हो जाता है। तो वो 2 मंथ का करंट अफेयर थोड़ा एआरडी और ईएसआई के थोड़ा नजरिए से कर लीजिए। और ये अफेयर्स क्लाउड तो बिल्कुल काम नहीं आएगा उसमें। फेज 2 में, फेज 2 में आपको ये जो अपनी एजुटैप की मैगजीन हो गई या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट की मैगजीन हो गई, तो वो उठानी पड़ेगी फेज 2 के लिए। फेज 2 लेकिन के लिए। हमने फेज 1 के साथ ही वो कर ली थी, इस वजह से फेज 2 में हमको ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और हम अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट में ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव ऑलमोस्ट कवर्ड, वी हैव ऑल, और ऑब्जेक्टिव तो हार्डली देयर आर, मतलब 50 मार्क्स हैं, लो स्टिल 50 मार्क्स हैं। बट आई थिंक मेजर रोल वहां पे स्कीम्स का ही होता है, और स्कीम्स में आपने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी शेयर कर दी है। बाकी करंट अफेयर या, हाँ, एक इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट जो एआरडी करंट अफेयर्स हैं, यस सर। वो स्टूडेंट को किस तरह से कवर की? जो मैगजीन है, ठीक है, आप मैगजीन की, जो सपोज कोई मैगजीन करता नहीं है, सपोज कोई स्टूडेंट है जो कोई कोचिंग मटेरियल वगैरह नहीं यूज करता, तो एआरडी करंट अफेयर्स को वो कहां से कवर कर सकता है, अगर आपने कोई रेफर किया हो तो? आप कोचिंग मत लगाइए, ये मैं बोलूंगा। मैंने भी नहीं लगाई कोचिंग, लेकिन कोचिंग मटेरियल आपको यूज करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि ये एग्जाम वैसा नहीं है कि आप ये कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं, 4-5 रेफरेंस बुक पढ़ी और उसके बाद जो आया वो उगल के आ गए उधर, कुछ भी लिख रहे हैं। ऐसे नहीं होगा नहीं, वो जो हम कॉम्पिटिटिव बीटेक में एग्जाम। करते थे वो नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको थोड़ा खुद के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और खुद के ऊपर इन द सेंस खुद की कैपेबिलिटीज इंप्रूव करनी पड़ेगी। और एग्जाम ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज इंप्रूव करने के लिए आपको कोचिंग मटेरियल बहुत हेल्प करेगा। ओके। सो आई थिंक हमने फेज 1 काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया, फेज 2 ऑलमोस्ट जो पेन पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के वो भी कवर कर लिए। अब आपने और क्योंकि, या, एक और हाँ, कि फेज 2 में कुछ हैक्स टाइप है कि ये लोग क्या करते हैं। अभी यूपीएससी पुराने में 14-15 के बाद से कैसे करती थी कि ओनली वाले आंसर्स गलत करती थी, जिसमें ओनली होता है। तो आईबीपीएस भी आजकल वही कर रहा है। तो अगर ओके। तुक्का मारना है, लास्ट में नहीं आ रहा है, तो फिर ओनली वाले गलत मारिए सब में, ओके। मार्क्स आते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो ओके, नहीं आ रहा ये तो सिंपल सा हैक है। हाँ। एक और टिपिकल सा है। सेकंड सेकंड थिंग ये क्या करते हैं, जो मोस्ट फैंसी कीवर्ड्स टाइप स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वो हमेशा आंसर होते हैं। ओके। एक क्वेश्चन आया था, कोई तो स्कीम का था, तो उसमें अलग से इटालियन में लिखा हुआ था कि नहीं यही आंसर है देखो। ओके। सो और सबने वही मारा था। सबने वही मारा था, तो ये मतलब आप फेज 1 के लिए भी सजेस्ट करेंगे, फेज 2 के फेज लिए 2 भी? के लिए भी, हर फेज 2। आईबीपीएस के एग्जाम के लिए। ओके, तो ये काफी अच्छा, मतलब देखो यार, इन दी एंड आपकी नॉलेज काम आनी है, बट स्टिल अगर कहीं डाउट होता है तो एक हैक, अभी आशीष ने काफी अच्छा हैक शेयर किया है, आप उसको यूज कर सकते हैं।
यस। ठीक अब है। धीरे धीरे वो मेरी बात सुन के अगर पैटर्न चेंज कर दे तो फिर बात अलग है। नहीं, बट स्टिल देखिए, फोकस बेसिकली आपको प्रिपरेशन पे होना चाहिए रेदर देन ऑन लक। ये सिर्फ नहीं आता वाले क्वेश्चंस के लिए। हाँ जिनको आता है, अब सिर्फ इसी को नहीं बना लेना कि जस्ट ओनली वाले स्टेटमेंट हाँ मैंने बोले हैं तो गलत ही होंगे। हाँ, वो बिकॉज पढ़ के नहीं जाओगे तो सब गलत लगेगा ना। हैक भी उसी के लिए काम करते हैं जो प्रिपेयर करता है। यस, पढ़ के नहीं जाओगे तो सभी गलत लगेगा। सभी गलत लगेंगे, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव डन विद फेज 1 फेज 2, कमिंग टू इंटरव्यू। यस। काफी ग्रिलिंग हो गई। तो क्या जो मॉक था, जो रियल इंटरव्यू था, सॉरी नॉट मॉक, जो रियल इंटरव्यू था, वहां पे भी मतलब सेशन जो पैनल था वो कॉर्डियल था, ग्रिलिंग था, टेक्निकल था, एचआर ओरिएंटेड था? तो थोड़ा सा अगर आप अपने को ब्रीफ कर सकें। तो अपना जैसे चालू है वहां भी वैसे ही चालू था। ओके, चलिए एकदम। एकदम चिल। मैं सबसे लास्ट में था। ओके। तो जस्ट लंच ब्रेक हुआ था। तो मेरे से पहले जो बच्चे गए थे, तो वो सामने बैठ के मुझे डरा रहे थे। वो बोलते हैं पैनल क्या कर रहा है, पैनल तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो लोग अपना मस्त है, चाय पी रहे हैं, ये बिस्किट खा रहे हैं। मेरे को ऐसे डर लग रहा है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है और मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि देखते हैं हो गया। मैं चुपचाप खा रहा था वहीं पे बैठ के खाना। बहुत अच्छे से खाना खाया। और सबसे लास्ट था 20 का उस दिन, ये था पुणे। पुणे में दिया था मैंने। तो 20 का अपना लॉट साइज था। और 20 में आई वॉज 20। तो सुबह 8:30 बजे से बैठे 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 पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई थी। 3:30 बजे वापस से खुद को चार्ज किया। चार्ज भी कैसे किया कि मेरे सीनियर्स थे तो वो बैठ के मैं बोल रहे थे तू दे ले आराम से, अपन चलते हैं फिर दोनों। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर थोड़ा चार्ज अप किया, अंदर गया। तो अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लगा। पहला क्वेश्चन, आशीष इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और इंट्रोड्यूस भी कैसे? नॉट अ बेसिक इंट्रोडक्शन। यू हैव टू टेल देम अबाउट द एजुकेशनल अचीवमेंट एंड योर अचीवमेंट्स इन लाइफ एंड एक्सेट्रा जितना भी है। ओके। तो इसके पहले मैंने ऐसे दो चार ऐसे मॉक दिए थे अपने, एजुटेक का भी दिया था, क्लैरिटी का दिया था। और ज्ञान प्रबोधनी करके हमारा ये इंस्टीट्यूट है इधर पुणे में, जहाँ से मैंने कोचिंग की थी। तो वहाँ पे सीएससी का मेंस भी दिया था मैंने इस बार। तो अपनी इंटरव्यू के लिए भी वहीं से प्रिपेयर कर रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ऐसे मुझे पता था यही पूछने वाले हैं और कुछ बच्चों के ट्रांसक्रिप्ट भी देखे थे। तो मैंने क्या किया था कि मुझे लगा था कि बाहर का नॉलेज ज्यादा नहीं है अपने। ठीक है, पूछेंगे तो फिर बता ही देंगे जो भी आएगा। लेकिन अभी इतना क्या टेक्निकल जाएंगे कि नाबार्ड में ये है, नाबार्ड में वो है, ये स्कीम कैसी है, वो स्कीम कैसी है, मैंने बोला ये नॉलेज नहीं है। तो डेफ भरते समय मैंने डेफ में ही इतना ज्यादा भरा कि वो डेफ के बाहर जा ही नहीं पाए। ओके। सो अगर हम कहें कि वो जो यूपीएससी की एक नॉलेज होती है, तो वो कहाँ वहां पे बहुत ज्यादा काम आई? हाँ, यूपीएससी की नॉलेज से ज्यादा थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आया। ओके। कि पूरा दिन बैठे रहो, थके रहो, फिर भी शाम को 4 बजे आपको आपका आपके जिंदगी के अभी 1 साल जो प्रिपरेशन में लगाए हैं उसका फल मिलने वाला है। और उसके लिए आपको 4 बजे बैठ के इंटरव्यू देना है, बात करनी है। बच्चों को तो 8-8 मिनट में निकाल दिया। ओके। और मेरा इंटरव्यू अराउंड 15-16 मिनट चला। ओके। तो हाँ, दे वर काइंड ऑफ इंटरेस्टेड। सो मैंने जो चेयरमैन सर थे, तो उन्होंने पहले क्वेश्चन पूछना चालू किया। तो इतना पूछने के बाद फिर बोलते हैं, मैंने दो दो एनजीओज में काम किया है, ज्ञान प्रबोधिनी और रॉबिनहुड आर्मी। तो रॉबिनहुड आर्मी में हम लेफ्ट ओवर फूड लेके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चेयरमैन सर बोलते हैं कि रॉबिनहुड आर्मी इज व्हाट। तो मैंने बताया उनको। तो लेफ्ट ओवर फूड का मैंने बताना भूल गया था। तो मैंने फिर वो बोलते हैं, सो यू आर यू आर टेकिंग फूड फ्रॉम some places, like thieving food from some places, ड्राइविंग द and मीनिंग फ्रॉम द रॉबिनहुड। yes, and giving them to poor। तो मैं हंसने लगा, मैंने बोला नो सर, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। सो व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट वी आर गिविंग सम लेफ्ट ओवर फूड टू पीपल। सो वो हंसने लगे। फिर उसके बाद बोले अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद मैम थी, तो मैम ने पूछा व्हाट इज दिस ज्ञान प्रबोधिनी। तो मैंने बताया उनको कि वी हैव वर्कड हियर and there was some incident in the um, in the neighborhood of NABARD office in Pune, and that is a slum area, so we have worked there। so उसमें भी शायद से थोड़ा इफेक्टिव रहा होगा।
और मैंने थोड़ा मैं कोविड के टाइम पे घर पे था, तो मैंने थोड़ा हॉर्टिकल्चर का भी काम किया, ऐसे ही गार्डनिंग मेरी हॉबी थी, तो ऐसे थोड़ा बहुत काम किया था घर पे। तो उसके भी बारे में पूछा कि ये कैसा है, सेल्फ सफिशिएंट है क्या, नहीं है। मैंने सिंगिंग भी डाल के रखा था, तो मैं मुझे लगा था गाना वाना न गवा ले उधर, तो दो चार गाने भी रट के गया था। ओके ओके पोयम का भी डाला था, तो पोयम का नहीं पूछा। मैं ओके यस, तो थोड़ा ऐसे ही चला। फिर लास्ट में जो नाबार्ड के सर थे, एजीएम सर थे शायद, तो उन्होंने क्वेश्चंस नाबार्ड के वेबसाइट से लिंक ऐसे पूछने चालू किए, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन छोड़ के। उससे पहले वो सर ने, जो चेयरमैन सर थे, तो उन्होंने यही पूछा कि सर तुम्हारा जो, तुम इतने मोटिवेटेड थे, डेव देख के ऐसे ही लग रहा है, लेकिन तुमने नाबार्ड के लिए पहले अप्लाई क्यों नहीं किया? तो मैंने बोला कि सर, मैंने, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड सेकंड सीरियस अटेम्प्ट, so in first attempt I was not able to clear prelims out by by margin of 2 marks. So uh, in this attempt NABARD have changed the pattern, that's why I am able to clear the exam. तो ओके तीनों के तीनों हंसने लगे उधर। ओके सो बेसिकली आपका जो इंटरव्यू था वो एक तो पैनल बहुत कॉर्डियल था मे बी पैनल एंड पैनल कॉर्डियल ऐसे नहीं बोल सकते। मतलब पैनल वैसे उनके लिए जनरली कॉर्डियल है जिनके लिए जिनके लिए आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल है। हाँ पैनल क्योंकि 20th इंटरव्यू है, दे आर इन देयर 60s and you are expecting them to be more enthusiastic and excited. They are not here to entertain you, या you are here to entertain them. वैसे जो आपकी डिलीवरी है उससे कहीं ना कहीं एक सिविल सर्वेंट की एक मतलब वो जो कंटेंट है ना जो वो प्रिपरेशन में आता है वो कहीं ना कहीं जो ये जर्नी सिखाती है यूपीएससी की तो वो काफी अच्छे से झलक के आ रहा है कि हाँ कि सर मैं प्रिपेयर्ड हूँ ऑलमोस्ट इस चीज के लिए ये तो एक छोटी सी हर्डल है आई कैन इजिली मेक इट थ्रू थैंक यू। वो तो सो आ ही अब जाता है। आई थिंक कमिंग बैक टू द इंटरव्यू पार्ट की पैनल वाज ठीक है एंड जो ये जर्नल जर्नी थी जो मैंने अभी मेंशन किया आपकी यूपीएससी की जर्नी थी शायद उसी ने आपको एक प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिया कि आपने यू हैंडल्ड फेज वन रियली वेल फेज टू आपने कीबोर्ड का बताया इशू था बट स्टिल यू मैनेज इट सो वहां पे एक प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए एंड इन फेस इवन इंटरव्यू जोक्स क्रैक करना इज नॉट एन इजी पार्ट इन फ्रंट ऑफ ए पैनल हु इज मतलब काफी सीनियर पैनल होता है हाँ तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है कि हाँ यार आई एम केपेबल एनफ मैं कॉन्फिडेंट हूँ और कहीं ना कहीं मुझे एक दिख रहा है कि वो उसके पीछे यूपीएससी की जर्नी भी शायद हेल्प की है सो आप उसको मुझे मतलब नाबार्ड में कितना अपना सक्सेस मतलब ये जो यूपीएससी की जर्नी है इसने कितना हेल्प किया आपकी सक्सेस में नाबार्ड में सर इंटरव्यू का मुझे नहीं लगता, यूपीएससी से सिर्फ जो वर्ड सिलेक्शन है, प्लस थोड़ा नॉलेज इंक्रीज, प्लस थोड़ी अवेयरनेस, ये सब चीजें आती हैं। कॉलेज में भी मुझे वाइवा में मार्क्स आते थे ज्यादा, ओके rather than in theory exam. ओके तो मेरा सीजीपीए सिर्फ वाइवा की वजह से बढ़ता था, थ्योरी में मुझे कभी मार्क्स नहीं आए अच्छे, मतलब ओके दो चार सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते थे। लेकिन फिर भी वाइवा में मुझे हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे। बीट इन स्कूल स्कूल में आई वाज participated in various debate competitions and I was participated in state level poem competitions also. So ओके ये थोड़ा स्कूल से आया था और कॉलेज से आया था, बस यूपीएससी ने उसको थोड़ा और ऊंचा कर दिया यूपीएससी जर्नी में। सो आई थिंक आशीष हमने काफी कुछ डिस्कस किया एवरीथिंग आई थिंक फ्रॉम फेज वन फेज टू इवन योर पर्सनल लाइफ जो आप यस काफी सर। मोटिवेटेड भी रहे बट स्टिल आपने बोला कि नाबार्ड में थर्ड अटेम्प्ट था इवन देयर आर फ्यू अटेम्प्ट्स व्हिच यू हैव टेकन इन यूपीएससी सो व्हाट केप्ट यू गोइंग मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चीज मोटिवेट करती रही मतलब कैसे कैसे क्योंकि एक बार कई बार ये होता है कि यार नहीं ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ देन सेकंड में हमारा हमने आई थिंक मेंस लिखा था आपने यस शेयर सर। किया था देन नाउ कि ठीक है एक दो अटेम्प्ट के बाद ना एक एनर्जी डाउन हो जाती है व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड आपको किस चीज ने मोटिवेटेड रखा सर फर्स्ट तो मैंने इस बार अभी तक 4 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी में, और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था, 3-4 मार्क्स से गया था। सेकेंड अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ, 7 मार्क्स से गया। ठीक है। और फॉरेस्ट भी दिया था मैंने, प्री में इतने मार्क्स आए थे सेकेंड अटेम्प्ट में कि फॉरेस्ट भी हो गया था। थर्ड अटेम्प्ट में सीसेट गया,
सीसट गया, मतलब मैं प्री से ही बाहर हो गया। तो उस समय बहुत ज्यादा मतलब निगेटिविटी, हर तरफ से थॉट्स आ रहे थे, हर तरफ से, मींस सिर्फ यही सुनाई दे रहा था कि नहीं अभी कोई भी बैंकिंग एग्जाम दो, आरआरबी दो, निकल जाएगा। नहीं दिया मैंने। मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे दीदी जीजू हैं, तो वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो बस ऐसे ही चलता है। ये आपके घर वाले आपको मोटिवेट रखते हैं फर्स्ट। बाकी लोगों के लिए जो काम करने का जज्बा होता है, तो अगर आप कहीं भी हो तो आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन जॉब्स लाइक नाबार्ड हो गया, ये अपना यूपीएससी हो गया, सिविल्स, इसमें अगर आप जाते हो तो आपका कनेक्ट अच्छा होता है, आप इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लेके आते हो। और ये इम्पैक्ट आप आरबीआई में नहीं ला सकते। मैंने इस बार आरबीआई भी देने का सोचा था, लेकिन फिर सोचा कि नाबार्ड में डाइवर्सिटी ज्यादा है काम करने की, तो फालतू पैसे के पीछे भागने से अच्छा थोड़ा खुद का दिमाग काम के पीछे लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Okay. तो इस बार आरबीआई तो बिल्कुल नहीं देना है अब। नहीं, काफी क्लैरिटी है आपके थॉट्स में, मतलब यू आर प्रेटी मच क्लियर। जनरली ये क्लैरिटी स्टूडेंट्स को होती नहीं है और इसी वजह से दे आर नॉट फोकस्ड। क्योंकि ये चाहे हम सोचें कि हम आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाबार्ड की ठीक है 1 से 2 हो जाते हैं, बट अगर इतनी क्लैरिटी हो तो सक्सेस फिर दूर नहीं है। हाँ सर, ये तो है। क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज द रीजन टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अगर आपको 10th से आ जाए, वो बहुत यंग एज है, बहुत मेच्योर नहीं होता इंसान। लेकिन सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स की बात सुननी पड़ेगी। पेरेंट्स इन द सेंस, मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन है। ओपन मतलब दे डोंट से मी कि ये मत कर वो मत कर, तुझे जो करना है कर, जो लगेगा बता दे। आज तक कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। तो मुझे अगर एडवाइस लेनी होती तो मैं अपने जीजू लोग से, दीदी जीजू से, तो वही एडवाइस देते हैं, ये करना है तुझे, वो करना है। 10th के बाद मैथ्स में ज्यादा नंबर आए थे तो मैथ्स करा दिया। फिर मुझे साइंस पढ़ने का मन था तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली। जेई में अच्छे मार्क्स आए थे तो पुणे में कॉलेज भी मिल गया। और उसके बाद फिर थर्ड थर्ड ईयर में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स को इंटीग्रेट करके प्रिसीजन एग्रीकल्चर से। तो उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, ये ऐसे मजा नहीं आएगा, तो कैंपस प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा था। तो जस्ट अपना सिविल्स का पढ़ाई चालू कर दिया था। उसके बाद फिर ऐसे ये सब जर्नी चलती गई, फिर पता चला नाबार्ड भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है काम करने के लिए, और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, और प्लस वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है। तो इस वजह से मैंने नाबार्ड दिया, और रिजल्ट आपके सामने है। सो आशीष, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी क्लैरिटी आई होगी आई होप स्टूडेंट्स को, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं देखेंगे, बहुत ही शायद उनको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। और you will be a source of inspiration for lakhs of the students who will now in the future going to appear for this examination. So with this notes I would like to wrap up with this interview, and it was मतलब बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, एंड काफी मतलब अच्छा लगा कि हाँ इतनी क्लैरिटी हो तो कैसे किसी की सक्सेस रुक सकती है। Yeah, I also feel the same for you, and also for EduTab also, because EduTab ने रेवोल्यूशन लाया था रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम में। पहले किसी को पता ही नहीं चलता था नाबार्ड भी एग्जिस्ट करता है। आरबीआई आरबीआई तो था एटलीस्ट, प्रेस्टिजियस जॉब है और हैंडसम पैकेज है, लोग पैकेज के पीछे जाते हैं उधर। लेकिन नाबार्ड इज लाइक हाउ यू वांट टू वर्क, एंड एजुटैब ने पूरा पैराडाइम ही चेंज कर दिया रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम का। तो इसीलिए मुझे कॉल्स आए थे 2-3 इंस्टीट्यूट के कि आप इंटरव्यू करोगे या नहीं। तो मुझे भी अभी पढ़ना होता है थोड़ा बहुत, तो मैंने एजुटैब को बोला, सिर्फ एजुटैब वालों को बोला था कि नहीं आपका कर लूंगा। और अगर आगे कोई पूछता है तो मुझे सोचना पड़ेगा फिर एक बार। रियली अप्रिशिएट आपने, मतलब इतने काइंड वर्ड्स के लिए रियली रियली मतलब हार्टफुल थैंक्स आपके लिए। हाँ, और मैंने कोई कोचिंग नहीं लगाई थी एजुटैब में। यस, लेकिन हाँ मैंने एजुटैब का ही मटेरियल रेफर किया। ओके, थैंक यू सो मच आशीष, एंड रियली अप्रिशिएट, मतलब ये वर्ड सुनने के लिए ही मतलब शायद हम इतनी मेहनत करते हैं, बट जी, थैंक यू सो मच अगेन, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी अहेड। बहुत बहुत मतलब बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। थैंक यू सर। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। ओके। थैंक यू।